नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे मेरे प्यारे भाइयों। मेरा नाम है लेख शेखर शर्मा। हम पढ़ रहे हैं साइंस सब्जेक्ट के बारे में दोस्तों, और स्वागत है आपका अपने इस एल क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे मेरे प्यारे भाइयों, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हाँ एक लाइक कर दो छोटा सा, ठीक है। कमेंट भी कर सकते हैं आप, और हाँ अपना ख्याल भी रखो। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यानपूर्वक आप देखिए। निम्न में से कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस नहीं है? ठीक है दोस्तों, गैस क्या होती है? देखो यहां पर उत्कृष्ट गैस, देखो भैया, जो हमारे अब तक पृथ्वी पर, जो पृथ्वी है ना दोस्तों, अब तक हमारी पृथ्वी के ऊपर 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। ठीक है दोस्तों, और भी कुछ तत्व खोजे गए हैं वो, लेकिन अब तक ऐसा कोई उनको अब तक मान्यता नहीं मिली है। तो अब तक अपन ऐसा मान लेते हैं कि 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है दोस्तों। और इन 118 तत्वों में कुछ जो गैसें है ना, क्या है दोस्तों, जो कुछ जो गैसें हैं वो क्या है, उत्कृष्ट गैस है। कैसी गैस है दोस्तों? उत्कृष्ट गैस है। उत्कृष्ट गैस किसे कहते हैं? ऐसी गैसें जो अक्रिय होती है, अक्रिय होती है, किसी को ना तो इलेक्ट्रॉन देती है ना ही इलेक्ट्रॉन लेती है। भैया इनको किसी से लेना देना नहीं है। प्रत्येक तत्व क्या चाहता है? प्रत्येक तत्व चाहता है स्थायी होना। दरअसल दोस्तों जो परमाणु होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं और क्रियाशील होते हैं। आपको पता है परमाणु क्या चाहता है? प्रत्येक परमाणु यह चाहता है कि मेरे अंदर जो बाह्यतम कोश है, अब आपको समझाना पड़ेगा कोश क्या होता है, परमाणु क्या होता है। देखो बीच में परमाणु के यानी नाभिक होता है दोस्तों, पॉजिटिव। और आपको पता है जैसे सूरज के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर काटती है, तो कक्षा में चक्कर काटती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है ना, और जिस पथ में वो चक्कर लगाती है उसी कक्षा कहते हैं दोस्तों। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों ओर क्या लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं दोस्तों। आई बात आपको समझ में? इलेक्ट्रॉन क्या लगाते रहते हैं, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं दोस्तों। अब कोई भी परमाणु क्या चाहता है कि मेरे बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ठीक है, अगर किसी तत्व के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, माना कि 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, और यह तत्व क्या करेगा, दूसरे तत्वों से इलेक्ट्रॉन लेगा, ताकि इसके बाह्यतम कोश में 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, या ये साझा कर लेगा, कुछ भी जोड़ बाकी बैठाकर ये अपना अष्टक पूरा करने का प्रयास करेगा दोस्तों। समझ में आ गई बात आपको? लेकिन इन उत्कृष्ट गैसों के अंदर क्या होता है दोस्तों, ये अक्रिय होती है, ये न तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेती है ना किसी को देती है, क्योंकि इनकी संयोजकता भी क्या होती है दोस्तों, इनकी जो संयोजकता है ना, इनकी जो संयोजकता है 0 होती है, 0 होती है। कैसे होती है भैया? जैसे कि आप देखिए ध्यानपूर्वक, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, जैसे कि आप देखेंगे हीलियम को ले लेते हैं अपन। हीलियम दूसरे नंबर पर है, ठीक है। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये ऐसा मैं इसका चित्र बना देता हूं दोस्तों। इसका जो कोश है ना वो बहुत छोटा है, एक ही कोश है इसके अंदर, बहुत छोटा है, और उस कोश के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो इसकी संयोजकता 0 है, इसलिए ये क्या है भैया, उत्कृष्ट गैस है। इसी प्रकार से भैया आप देख लीजिए कि जो नियोन है दोस्तों, क्या है दोस्तों, नियोन,
नियोन, जो नियोन है, एनी मतलब क्या हो गया दोस्तों, नियोन, 10वें नंबर पर आता है ये। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहां पर आप देखिए 10 है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 2p6 हो गया दोस्तों। तो यहां पर मैं इसका चित्र बनाता हूं आपके सामने। यहां पर आप देखिए पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, पूरा भर चुका है। इसका जो दूसरा कोश है ना दोस्तों, उसके अंदर आप देखेंगे 2 और 6, 8 इलेक्ट्रॉन है। इसका अष्टक पूरा है, न तो ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा न ही किसी को देगा, इसलिए नियोन क्या है भैया, उत्कृष्ट गैस है। हीलियम भी उत्कृष्ट गैस है। इसी प्रकार से आप देखिए जो आर्गन है, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 18वें नंबर पर है। और भैया आर्गन का भी आप देख सकते हैं उत्कृष्ट गैस है। तो उत्कृष्ट गैसें क्या होती है, ऐसी गैसें जो अक्रिय होती है, किसी को न तो इलेक्ट्रॉन देती है न ही लेती है, क्योंकि संयोजकता क्या होती है इसकी, 0 होती है। उनके बाह्यतम कोश में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, या बाह्यतम कोश पूरी तरह से भरा रहता है और उनको जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के बारे में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट के अंदर। जैसे आप देखिए ऑक्सीजन को देख लीजिए जरा, जो ऑक्सीजन है ओ से प्रदर्शित करते हैं, 8वें नंबर पर आती है। अब आप देखना 1s2, ये 1s2 2s2 क्या कर रहा हूं मैं, आपको तो पता ही नहीं चल रहा होगा। दरअसल परमाणु में जो भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ना, उन इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित कर दिया जाता है कि 1s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2s में कितने हैं। अभी समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा बहुत आप ऐसे ही बैठा लो दिमाग में। तो क्या है यहां पर 1s2, 2s2 और यहां पर हो गया 2p4। हमेशा क्या होता है दोस्तों, यहां देखो बीच में नाभिक है, इसके चारों तरफ ये गोल 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 क्या है, कोश है भैया। यहां पर आई बात आपको समझ में, ठीक है। और यहां कक्षाएं हैं, मतलब ये गोल गोल। और यहां पर आप देखिए ये 1s है भैया, 1s बोल देता हूं मैं इसको, क्या बोल देता हूं, 1s बोल देता हूं। 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे यहां पर मैं अलग कलर से लिख देता हूं तो सही रहेगा। 1s में यहां पर है ओनली फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। आई बात, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार से आप यहां पर देखिए दूसरा वाला जो कक्षा है वो बड़ी है, तो इसके अंदर भैया 2s भी मौजूद है और 2p भी मौजूद है। आई बात आपको समझ में, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। अब आप देखेंगे बाह्यतम कोश में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 और 2 6 हो गए। टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 की अभी भी क्या है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो क्या करेगी ऑक्सीजन, किसी भी दूसरे तत्व से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगी। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी भी तत्व से इसे मिल जाएंगे तो बाह्यतम कोश में अपने आप ही कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे दोस्तों, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 6 और 2 कितने हो गए, अब 8 हो गए दोस्तों। समझ में आ गई बात आपको। इसलिए ऑक्सीजन उत्कृष्ट गैस नहीं है, क्योंकि यह अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन ले भी सकती है, दे भी सकती है, साझा भी कर सकती है। तो सही उत्तर होगा ऑक्सीजन। अगला प्रश्न आप देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है हमारा, किस विटामिन से हड्डियों को मजबूती मिलती है। क्या विटामिन सी से मिलती है क्या दोस्तों? जो विटामिन सी है ये खट्टे फलों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? जो खट्टे फल है, जैसे कि नींबू हो गया, ठीक है दोस्तों, नींबू है, संतरा है, नारंगी है, मौसम्बी है, ठीक है, मौसम्बी हो गया, इन सब से ये प्राप्त होता है भैया। और विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल नाम है इसका। और भैया इसकी अगर कमी हो जाती है तो मसूड़ों से क्या आने लग जाता है? खून आने लग जाता है। एक सेकेंड, मसूड़ों से क्या आता है? मसूड़ों से खून आने लग जाता है भैया। जब आग केसरी हो जाती है, लाल हो जाती है,
मसूड़ों से क्या आने लग जाता है, खून आने लग जाता है। और तो और क्या हो जाता है, यहां पर आप देख सकते हैं छाले हो जाना, छाले हो जाना मेरे प्यारे भाइयों, यहां पे छाले हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं। कुल मिलाकर एक बार में अगर कहूं तो स्कर्वी रोग हो जाता है। क्या बोलते हैं इसे, स्कर्वी रोग हो जाता है। बार बार बता रहा हूं मैं, आप पुराने वीडियो में भी देखना दोस्तों। ये हो गई विटामिन सी वाली बात। इसी तरह से विटामिन ए, जो विटामिन ए है दोस्तों, ये विटामिन ए किससे प्राप्त होता है, गाजर से प्राप्त होता है दोस्तों। किससे प्राप्त होता है, ये गाजर से प्राप्त होता है भैया। इसका अच्छा स्रोत क्या है, गाजर। यहां पर एक और याद कर लेना, एक आंवला भी याद कर लेना। सबसे ज्यादा किसमें होता है, आंवला में होता है विटामिन सी, ठीक है। और एक हरी मिर्च के अंदर भी होता है, हरी मिर्च याद कर लेना, हरी मिर्च। और अगर ऐसे पूछे ना सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो आंवला के अंदर होता है। गाजर होता है भैया। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है, रेटिनॉल। रेटिनॉल। आप क्यों देख पा रहे हैं, आपकी आंखों के अंदर एक केमिकल बन रहा है, आपकी आंखों में एक रासायनिक पदार्थ बन रहा है दोस्तों, जो आपकी देखने में सहायता कर रहा है। और जो आंखों के अंदर जो वो मजेदार जो पदार्थ बन रहा है ना, जो देखने में सहायता कर रहा है, मदद कर रहा है, वो पदार्थ बना हुआ होता है विटामिन ए से। अगर शरीर में विटामिन ए की कमी है तो आंखों में वो दिखवाने वाला पदार्थ नहीं बनेगा। और जब वो पदार्थ आंखों में नहीं बनेगा तो आंखें कितनी भी अच्छी हो, हमें ठीक से दिखाई नहीं देगा भैया। आई बात आपको समझ में। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, रेटिनॉल है। यहां पर लिख देता हूं वरना कंफ्यूज हो जाओगे। वैज्ञानिक नाम, ठीक है, वैज्ञानिक नाम है, क्या है, वैज्ञानिक नाम है भैया, रेटिनॉल है। और अगर इसकी कमी हो जाए तो रतौंधी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है। रात को दिखाई नहीं देता है भैया, ठीक है, ठीक है। एक फिल्म थी ना कादर खान की, उसमें उनको शाम के बाद दिखाई देना बंद हो जाता है, ठीक है, वो वाली बात है। यहां पर आप देखिए विटामिन डी के बारे में देख लेते हैं जरा। विटामिन डी, विटामिन डी, ठीक है। लगता है आज कुछ मालताल खाने पड़ेंगे क्लास के बाद, थोड़ा विटामिन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो विटामिन डी देखो इधर आप, विटामिन डी का स्रोत क्या है भैया, स्रोत क्या है इसका, किससे मिलती है यह, तो यहां पर आप देखिए कॉड लीवर तेल, लीवर तेल, इसका मतलब होता है मछली के लीवर का तेल, मछली के यकृत का तेल। जो मछली होती है ना दोस्तों नदी वगैरह में, समुद्र वगैरह में, उसका लीवर निकाल लेते हैं काट के, और उसको पीस के उसका तेल काट के विटामिन डी उससे प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से शार्क लीवर ऑयल हो गया दोस्तों, शार्क लीवर ऑयल हो गया या तेल हो गया, ठीक है। शार्क जो मछली होती है खतरनाक, उसके लीवर का तेल भी विटामिन डी का क्या है, अच्छा स्रोत है भैया। इसमें विटामिन डी और ए दोनों ही मिलते हैं ना, याद रखना ये कि कॉड लीवर तेल, मछली के यकृत का तेल या शार्क लीवर तेल में इन तीनों में क्या मिलते हैं, विटामिन डी भी मिल जाएगा, विटामिन ए भी प्राप्त हो जाएगा भैया। यह ऐसा विटामिन है, एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, यह ऐसा विटामिन है जो कि सूर्य के प्रकाश में त्वचा में संश्लेषित होता है, त्वचा में संश्लेषित होता है। क्या होता है दोस्तों, संश्लेषित होता है। ये वाली बात आपको याद रखनी है। इसलिए भैया थोड़ा बहुत ऐसे तेल की मालिश करके धूप में थोड़ी देर बैठेंगे ना, तो मांसपेशियों में, मसल्स में या त्वचा में बनेगा विटामिन डी, जो हमारी हड्डियों को क्या बनाता है, मजबूत बनाता है। हड्डियों को क्या बनाता है, मजबूत बनाता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, मजबूत बनाता है, ठीक है। और यहां पर आप देखिए कमी से क्या हो जाता है, अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी
की जो डी दी, ठीक है, ठीक है भैया। तो जैसे दीदी कर देते हैं, दी कैटरीना कैफ मलेशिया गई। अभी आप देखेंगे कैटरीना कैफ थी जिनकी शादी हो गई, ठीक है, फिर मलेशिया चले गई होगी घूमने, तो यहां पर डीडी से तो मतलब क्या हो गया, विटामिन डी हो गया दोस्तों, ये याद कर लेना आप। और भैया जो कैट मतलब है, कैट मतलब होता है रिकेट्स रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, रिकेट्स रोग हो जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों कैफ को अपन क्या बोल सकते हैं, CAF बोल सकते हैं ना, कैफ। तो ये यहां पर क्या हो गया, हाइपोकैल्सीमिया रोग हो जाता है। तो कौन सा रोग हो जाता है, हाइपो, CA से क्या हो गया, हाइपोकैल्सीमिया रोग हो जाता है, हाइपोकैल्सीमिया रोग हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से एक रोग और है F से, हाइपोफॉस्फेटेमिया रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, हाइपोफॉस्फेटेमिया रोग भी दोस्तों हो जाता है। ये वाली बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है दोस्तों। इसके बाद में आप देखिए ध्यानपूर्वक, एक हो जाता है ओस्टियोमलेशिया, एक रोग और है ओस्टियोमलेशिया, ठीक है भैया। तो दीदी कैटरीना कैफ मलेशिया गई, अब उसको तो जाने दो, अपना तो काम हो गया, अपन को तो आंसर याद हो गया। तो रिकेट्स हो जाता है, कैटरीना से क्या हो गया, रिकेट्स, रिकेट्स, ठीक है। कैफ से क्या हो गया, CAF, CA मतलब कैल्शियम, हाइपोकैल्सीमिया, F मतलब फॉस्फेट, हाइपोफॉस्फेटेमिया, मलेशिया मतलब ओस्टियोमलेशिया रोग यहां पर हो जाता है दोस्तों। और इन सभी रोगों के अंदर क्या होता है, कुल मिला के हड्डियों की क्या बच जाती है, 12 बच जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है। तो हमारा क्या था यहां पर, किस विटामिन से हड्डियों को मजबूती मिलती है, विटामिन डी से, और अगर कमी हो गई तो हड्डियां क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। इसी प्रकार से जब इतना ही देख लिया तो अपन विटामिन बी को भी देख लेते हैं ना, ठीक है। यहां पर एक ग्रुप है इसका भैया, पूरा का पूरा क्या है, ग्रुप है, विटामिन B1, ठीक है, विटामिन B6, विटामिन B12। आई बात आपको समझ में, ठीक है। यहां पर जैसे कि आप देखिए विटामिन B1 का क्या नाम है, थायमीन है, क्या है, थायमीन है। और विटामिन B12 का क्या नाम है, कोबालामीन हो गया, क्या हो गया, कोबालामीन हो गया भैया। आई बात आपको समझ में, तो थायमीन हो गया, कोबालामीन हो गया, आई बात आपको समझ में। इसी प्रकार से विटामिन B6 का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है नाम, लेकिन ये दो के आपको याद होने चाहिए। कमी अगर हो गई तो बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, बेरी रोग हो जाता है, बेरी रोग हो जाता है। और इस रोग में क्या होता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है दोस्तों। और तो और पाचन तंत्र पर भी प्रभाव पड़ता है, पाचन तंत्र प्रभावित होता है। ये वाली बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो अगला प्रश्न अपन देख लेते हैं, BCG का उपयोग किस रोग की रोकथाम में किया जाता है। कौन सा ऐसा रोग है जो नहीं होगा, जैसे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनको देखोगे जैसे 3 महीने में टीका लगता है, 6 महीने में लगता है, 7 महीने में लगता है, क्या लग रहे हैं वो टीके, उसमें से एक टीका होता है BCG का टीका। अगर बच्चे को बचपन में BCG का टीका लगवा दोगे तो वो कौन सी बीमारी से बच जाएगा दोस्तों, वो बच जाएगा तपेदिक बीमारी से। तपेदिक को क्या बोलते हैं अपन, ट्यूबरकुलोसिस, क्या बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं दोस्तों। और इंग्लिश में इसका एक नाम और है, इसको टीबी भी कह सकते हैं शॉर्ट में, क्या करते हैं, टीबी भी कह सकते हैं। और ये जीवाणु के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, ये जीवाणु के द्वारा होता है। क्या नाम है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस दोस्तों, ट्यूबरकुलोसिस।
ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा यह होता है। श्वसन तंत्र से प्रभावित रोग है भैया, श्वसन तंत्र से संबंधित रोग है। श्वसन तंत्र बहुत ज्यादा क्या होता है, प्रभावित होता है। खांसी चलती रहती है, बंदे को बेचारा खांस खांस कर आधा रह जाता है, उसका शरीर थक जाता है पूरा। आई बात आपको समझ में। बचाव करना है इसका, बचाव तो भैया बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगाओ, बीसीजी का टीका लगवा लो बच्चों में। और बीसीजी की फुल फॉर्म क्या है, बेसिल कालमेट कालमेट ग्यूरिन। ये वाली बात आपको आनी चाहिए भैया। आई बात आपको समझ में। इसी प्रकार से डेंगू, डेंगू वायरस के द्वारा होता है, वायरस जनित रोग है, जनित रोग है। वायरस का नाम भी क्या है, डेंगू वायरस है, सिंपल सा डेंगू वायरस इसका नाम है। डेंगू वायरस के द्वारा होता है दोस्तों ये वाली बीमारी। और इसको फैलाने का काम कौन करता है, एडीज एजिप्टी मच्छर करता है। फैलाता कौन है इस रोग को, फैलाता कौन है इस रोग को, एडीज एजिप्टी मच्छर, एडीज एजिप्टी मच्छर या मॉस्किटो। नाराज हो जाएगा, बोले इंग्लिश में लिखो, क्या मच्छर मच्छर बोल रहे हो मेरे को, मॉस्किटो लिखो, ठीक है ना। तो वायरस जनित रोग डेंगू वायरस के द्वारा होता है। फैलाता कौन है इसको, एडीज एजिप्टी मच्छर फैलाता है। नाम ऐसा लग रहा है जैसे कोई इंग्लैंड का कोई बॉलर हो फास्ट, ठीक है ना। तो इधर देखो डेंगू के अंदर क्या होता है, यहां पर आप देखो हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं इसे, इसे क्या बोलते हैं, हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। आई बात आपको समझ में। हड्डी तोड़ बुखार क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें बैठ जाता है। एक बार आदमी अगर बैठ गया ना ऐसे जाके, तो उसके घुटनों में हड्डियों में दर्द होता है, फिर उठा नहीं जाता, फिर वो क्या बोलता है, आज तो बैठे बैठे ही पढ़ा दूंगा भैया। आई बात आपको समझ में। तो हड्डी तोड़ बुखार भी इसे कहते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों प्लेग क्या होता है, प्लेग के अंदर आप देखेंगे प्लेग, ठीक है, इसमें इंसान देखो यहां पर प्लेग भैया ये भी जीवाणु द्वारा होता है। और कौन से जीवाणु द्वारा होता है, पोस्चुरेला, पोस्चुरेला पेस्टिस के द्वारा होता है। ऐसा लग रहा है कोई नई प्रकार की आइसक्रीम आ गई खाने वाली, पेस्टिस के द्वारा यह होता है। एक सेकेंड, पोस्चुरेला पेस्टिस, पेस्टिस के द्वारा होता है, पेस्टिस के द्वारा होता है, ठीक है दोस्तों। पोस्चुरेला पेस्टिस के द्वारा यह रोग होता है। और इसको कौन फैलाता है भैया, होता किसी की और की वजह से और फैलाता कौन है इसको, चूहा। चूहे गंदगियों में रहते हैं और जो गंदगियों में जो बैक्टीरिया होते हैं ना पोस्चुरेला पेस्टिस, वो हमारे तक आ जाते हैं, ठीक है। जैसे समझो आप कैसे, जैसे कोई बंदा है, उस बंदे के घर में चूहे ही चूहे हो रहे हैं और उस बंदे के ऊपर चूहे चढ़ गए रात को, वो सो रहा था जब, या काट गए उसको। चूहे के अंदर एक खतरनाक जीवाणु होता है दोस्तों, जिसको क्या बोलते हैं, पोस्चुरेला पेस्टिस कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जीवाणु चूहे से मनुष्यों में आ जाता है और मनुष्यों का शरीर काला पड़ जाता है, काला पड़ जाता है शरीर, क्या पड़ जाता है, काला पड़ जाता है। इसलिए इसको काली मौत भी कहते हैं, काली मौत भी कहते हैं। मेरे भाइयों आपको पता है, अभी तो अपन मजे कर रहे हैं, एक समय ऐसा था जब बेचारे किसी गांव में अगर ये बीमारी फैल गई ना, प्लेग, पूरा का पूरा गांव साफ हो जाता था, सारे के सारे लोग मर जाते थे, क्योंकि उस समय क्या इलाज संभव नहीं था। आई बात आपको समझ में। लेकिन आज आप देखेंगे कि इलाज संभव है हर बीमारी का करीब करीब। तो देखिए आप, काला पड़ जाता है शरीर, ठीक है। तो ये वाली बात आपको आनी चाहिए। और दोस्तों जो टाइफाइड बीमारी है तो बहुत ही खतरनाक है। जो टाइफाइड बीमारी है, टाइफाइड जो बीमारी है दोस्तों, ये साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा यह बीमारी होती है। आई बात आपको समझ में। और इसके अंदर क्या होता है भैया, इस बीमारी के फैलती कैसे है, ये फैलती कैसे है, ये फैलती है प्रदूषित, एक सेकेंड, ये फैलती है प्रदूषित जल व भोजन से। आपने कहीं पे टिकिया खा ली या कुछ भी खा लिया बाहर, कोई कचौरी वचौरी खा ली और पता चला वो खुले में ही पड़ी थी, या कहीं पे पानी पिया वो साफ नहीं था,
अब पीना ही पड़ता है कभी कभी इमरजेंसी में, क्या करें, दूर दूर सेंटर आ जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, तो प्रदूषित जल या भोजन कर लिया तो उसमें ये जीवाणु हो सकता है और वो हमारी आंत में पहुंच जाएगा, और आंतों में क्या हो जाता है भैया, आंतों में अल्सर हो जाते हैं। आंत में अल्सर का मतलब छाले हो जाते हैं। आंत में क्या हो जाती है दोस्तों, ऐठन हो जाती है। क्या हो जाती है, ऐठन हो जाती है आंत के अंदर, ठीक है। लूज मोशन हो जाते हैं, लूज मोशन हो जाते हैं। आई बात आपको समझ में। तो ये सारी की सारी बीमारियां हैं, ठीक है। टाइफाइड का पता लगाने के लिए अगर ये बीमारी हो गई तो पता कैसे लगाएंगे, विडाल परीक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है, विडाल परीक्षण किया जाता है या विडाल टेस्ट किया जाता है। आई बात आपको समझ में, ठीक है। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो बीसीजी का उपयोग तपेदिक बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है। सरकार का एक प्रोग्राम भी चल रहा है दोस्तों, डॉट्स प्रोग्राम। सरकार का कौन सा प्रोग्राम चल रहा है, एक डॉट्स प्रोग्राम चल रहा है, डॉट्स प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम में सरकार के द्वारा ऐसी निशुल्क औषधियां दी जाती है, उन औषधियों को लेने से व्यक्ति की टीबी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। बस शर्त क्या है कि इलाज थोड़ा लंबा चलेगा और इलाज पूरा लेना पड़ेगा दोस्तों। यहां पर आप देखिए, पीतल में शामिल है, पीतल में शामिल है। याद करवा देता हूं अभी आपको एक ट्रिक है। जैसे कहीं आपने फिल्मों के अंदर देखा होगा कि जैसे कोई हीरोइन वगैरह होती है, ठीक है, वो ऐसे पीतल के लोटे में दूध या पानी लेके जाती है। आई बात आपको समझ में। और क्या बोलती है, क्यों जी आज तो बहुत थक गए, ठीक है। या अभी जैसे मैं ही घर जाऊं और कोई पानी लेके आ जाए अच्छा सा लोटे में ऐसे डाल के, पीतल के लोटे में, और पिलाए मुझे, तो मैं बोलूंगा क्यों जी क्या बात है, आज तो इतनी सेवा हो रही है, क्यों जी। तो क्या बोला मैंने, क्यों जी। अब यहां पे देखा पीतल, एक सेकेंड, पीतल हो गया दोस्तों। तो पीतल के अंदर क्या, क्यू मतलब क्या हो गया, कॉपर, और जी मतलब क्या होगा दोस्तों, जिंक हो गया दोस्तों। क्या हो गया यहां पर, Zn हो गया। तो कॉपर और जिंक से बनी हुई मेटल है, कभी नहीं भूलोगे जिंदगी के अंदर। हो सकता है आप मेरा नाम भूल जाओगे कि हमें किसने पढ़ाया था, लेकिन ये आप कभी नहीं भूलोगे। आई बात आपको समझ में, कि जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, ये लेके आती है हीरोइन, लो जी, है, फिर तांबे के लोटे में पानी देती है, दूध पिलाती है, फिर जो हीरो होता है बोलता है क्यों जी आज तो बड़े मेहरबान हो। तो क्यू जी मतलब CuZn हो गया दोस्तों। अगला प्रश्न आप देखिए यहां पर, लेड पेंसिल बनाने में प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है। देखो कंफ्यूज करने के लिए यहां पर हमने ऐसे लिख दिया, लेड पेंसिल बनाने में। किसी को आता भी होगा ना तो उसका दिमाग नहीं हो जाएगा, बोले यार लेड पेंसिल क्या होती है। चाहे एग्जाम में पेंसिल आए, चाहे लेड पेंसिल आ जाए, आपको सही उत्तर क्या करना है, ग्रेफाइट करना है। कुल मिलाकर कोई सी भी पेंसिल आ जाए, पेंसिल बनाने में प्रयोग होता है, तो ग्रेफाइट काम में आता है। दरअसल दोस्तों आप देख सकते हैं, आपने सुना होगा कार्बन के बारे में, सी से प्रदर्शित करते हैं। आई बात आपको समझ में। और जो कार्बन है ना, कार्बन के अपर रूपों के बारे में सुना होगा अपन ने। क्या सुना होगा, अपर रूप, रूप के बारे में। क्या होते हैं ये कार्बन के अपर रूप भैया, अपर रूप किसे कहते हैं, जिनके रासायनिक लक्षण, जिनके रासायनिक लक्षण समान परंतु भौतिक लक्षण अलग हो, भौतिक लक्षण भिन्न हो, क्या कहलाते हैं भैया, वो कहलाते हैं अपर रूप। जैसे कि आप देखो, उदाहरण के लिए देखो भैया, यहां पर देखिए आप, चाहे आप कोयला ले लो, चाहे आप हीरा ले लो, चाहे आप ग्रेफाइट ले लो, या ले लो फुलरीन, भैया सारे के सारे ही कार्बन से बने हुए हैं। सब किससे बने हुए हैं, कार्बन से बने हुए हैं। बिल्कुल भी कोई अंतर ही नहीं है, वो भी पूरी तरह से कार्बन से बना हुआ है। ये नहीं कि कार्बन के साथ में उसमें कुछ और भी मिला हुआ है, आयरन मिला हुआ है, ऐसा नहीं है। सब पूरी तरह से 100% किसके बने हुए हैं, कार्बन के बने हुए हैं। फिर भी भैया कोयला अक्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय अपर रूप है, और ये
अपर रूप है, ईंधन के रूप में काम में आता है भैया। इसी प्रकार से हीरा सबसे कठोर है, सबसे कठोर क्रिस्टलीय होता है, क्रिस्टलीय होता है। और आपको पता है ये कुचालक होता है। क्या होता है? ये कुचालक होता है। इसी प्रकार से दोस्तों जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट मुलायम है, मुलायम है। और भैया ये सुचालक होता है, सुचालक होता है। ये बात आपको याद रखनी है, सुचालक होता है। फुलरीन भी क्या है भैया? फुलरीन ऐसा फुटबॉल के समान दिखाई देने वाला एक अपर रूप है कार्बन का। ठीक है दोस्तों, इसको बमकिस्टर फुलरीन भी कहते हैं क्योंकि इसकी खोज की थी बकमिंस्टर नाम के एक साइंटिस्ट ने। तो ये वाली बात मुलायम होती है, तो मुलायम होने के कारण पेंसिल बनाने में उसका काम में अपन लेते हैं। क्योंकि पेंसिल को आपने देखना, आप किसी चीज पर रगड़ के देखना, किसी प्लेट पर रगड़ के देखना या मोबाइल की स्क्रीन पर थोड़ा सा रगड़ के देखना पेंसिल को, फिर उंगली फेरना उस पर, बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसका शुष्क स्नेहक के रूप में भी इसको काम में लेते हैं। इसके और क्या क्या उपयोग है देखो यहां पर, पेंसिल बनाने में क्या क्या उपयोग है इसके, ग्रेफाइट के क्या क्या उपयोग है यहां लिख देता हूं। ग्रेफाइट के क्या क्या उपयोग है? पेंसिल बनाने में, पेंसिल भैया, इलेक्ट्रोड बनाने में, जो सेल होते हैं ना उसमें ग्रेफाइट का बना हुआ इलेक्ट्रोड होता है। शुष्क स्नेहक बनाने में, शुष्क स्नेहक बनाने में, स्नेहक वो होते हैं जैसे आप कभी साइकिल पे जा रहे हो और अचानक से ऐसा लग रहा है यार पेडल ज्यादा मार रहा हूं और साइकिल कम चल रही है, फिर अपन बोलते हैं यार इसमें ग्रीस डलवाते हैं, अपन ग्रीस डलवाएंगे तो अच्छी चलेगी साइकिल हमारी, कम दम लगाने पर ही दूर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, वैसे ही मशीनों के अंदर आप चाहे तो ग्रीस के साथ साथ ग्रेफाइट के चूर्ण का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो एक स्नेहक होता है, घर्षण को वो कम कर देता है। निम्नलिखित में से बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? भैया ये बायोगैस क्या होती है, क्या होती है? यहां पर आप देखिए, गोबर ले लिया थोड़ा, गोबर या जीवों का जो वेस्ट मटेरियल है या सब्जियों के छिलके हैं, सब्जियों का वेस्ट है, इसे एक गड्ढा खोद दिया, गड्ढा खोद दिया दोस्तों, और इसको जब सड़ाया जाता है, इसको क्या करा जाता है, जब जीवाणुओं के द्वारा सड़ाया जाता है उस गड्ढे के अंदर, तो क्या बन जाती है भैया? उर्वरक बन जाती है, खाद बन जाती है। क्या बन जाती है? जैविक खाद बन जाती है, जैविक खाद बन जाती है दोस्तों। और क्या बनता है साथ में? बनती है बायोगैस बनती है दोस्तों। क्या बनती है? जैविक गैस बनती है, बायोगैस बनती है। आपको पता है दोस्तों बायोगैस का मुख्य घटक, इसका मुख्य घटक क्या होता है? मुख्य घटक मेथेन होता है। क्या होता है? मेथेन होता है, जिसका फॉर्मूला क्या है? CH4। आई बात आपको समझ में? CH4 होता है, 75% तक होती है ये। कितनी होती है? 75% तक ये पाई जाती है। तो यहां पर आप देखिए भैया क्या है इसके अंदर, कौन सा बायोगैस का प्रमुख घटक है? निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का प्रमुख घटक है? क्या यहां पर हीलियम होगा, कोयला होगा, ग्रेफाइट होगा? नहीं भैया, यहां पर सारे के सारे ऑप्शन ही क्या है? गलत है। तो मैं एक ऑप्शन यहां पर मैं चेंज कर देता हूं, अबरक की जगह में क्या कर देता हूं, कौन सा बायोगैस का प्रमुख घटक है? तो यहां पर एक सेकेंड, यहां पर मैं ऑप्शन डाल देता हूं, मेथेन डाल देता हूं। क्या डाल देता हूं दोस्तों? मेथेन डाल देता हूं, मेथेन या मीथेन भी हो सकता है, CH4। आई बात आपको समझ में? ये इसका घटक है। क्या है? ये इसका मुख्य घटक होता है। अगला प्रश्न आप देखिए ध्यानपूर्वक, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? अब तक 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। अब आप बोलेंगे तत्व क्या होते हैं? एक ही प्रकार के परमाणुओं के समूह को, परमाणु के समूह को क्या बोलते हैं दोस्तों? तत्व कहते हैं। आई बात आपको समझ में? अब
सबसे पहले जो तत्व सबसे हल्का है, ठीक है, उसको सबसे पहले नंबर पर रख दिया, 1 नंबर पे। जो तत्व थोड़ा भारी है, थोड़ा भारी है, ठीक है, थोड़ा भारी, उसको दूसरे नंबर पर रख दिया। क्या रख दिया उसको? दूसरे नंबर पर। रख जो तत्व और भारी है, और भारी मतलब इनसे भी भारी, उसको तीसरे में। सबसे भारी जो तत्व है, सबसे भारी तत्व है, उसको सबसे लास्ट में रख दिया, ठीक है। माना कि 118 नंबर पर रख दिया, सबसे लास्ट में रख दिया दोस्तों। तो यहां पर आप देख सकते हैं मेरे प्यारे भाइयों कि तत्वों को भार के आधार पर, किसके आधार पर? परमाणु भार के आधार पर जमा दिया, अरेंज कर दिया मैंने, ठीक है। और जब अरेंज करने के बाद में जो सारणी बनती है ना, जो एक चार्ट बनता है, उस चार्ट को क्या बोलते हैं? आवर्त सारणी कहते हैं। और ये आवर्त सारणी किसने बनाई थी? मेंडलीव ने बनाई थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी का सिद्धांत भी आपसे पूछा जा सकता है कि भैया आवर्त सारणी क्या है? तत्वों के परमाणु भार का, तत्वों के परमाणु भार का आवर्ती फलन है। आवर्त सारणी क्या है? इसने सिद्धांत दिया था कि आवर्त सारणी क्या है? तत्वों के परमाणु भार का, तत्वों के परमाणु भार का, परमाणु भार का आवर्ती फलन है, आवर्ती फलन है। ये इसने एक सिद्धांत दिया था, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न आप देखिए, यहां पर अगला क्या है? संतरे में कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा होता है? कौन सा विटामिन? भैया विटामिन सी पाया जाता है। जो सिट्रस फ्रूट है, सिट्रस फ्रूट, ये सिट्रस फ्रूट क्या है? नींबू कुल वाले पौधे, नींबू कुल वाले पादप, उनके अंदर ये मिलता है। ये नींबू कुल वाले पादप क्या होते हैं? अरे भैया नींबू हो गया, एक तो क्या हो गया? काचा काचा नींबूड़ा, संतरा हो गया, मौसम्बी हो गया, नारंगी हो गया। क्या हो गया? नारंगी हो गया। भैया खाने की इच्छा कर गई मेरी तो इतना लिख लिख के, ठीक है। अब इधर देखो, यहां पर संतरे में विटामिन सी प्रचुर मात्रा के अंदर पाया जाता है। सब में विटामिन सी है, ठीक है। एक अपवाद अलग से है, जैसे मैं बोलूं सबसे ज्यादा किसमें मिलता है? आंवले में। सबसे अधिक किसमें मिलता है? आंवले में मिलता है, आंवले में मिलता है, ठीक है। तो ये वाली बात आपको आनी चाहिए। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? बर्फ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ का गलनांक भी है, वह हिमांक भी है। मतलब जल, पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में बदल जाता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर ही बर्फ वापस जल में परिवर्तित होने लग जाती है। अब कैसे? बात समझ में नहीं आई? बिल्कुल इजी है भैया। ये जल है मेरे पास और इस जल को मैंने 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया, तो ये किस में बदलने लग जाएगी? बर्फ में बदलने लग जाएगी, ठीक है। अब मैं तापमान अगर 0 डिग्री ही रखूं, बढ़ाऊं नहीं, तो ये बर्फ वापस धीरे धीरे किस में परिवर्तित होने लग जाएगी? 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ आपस में साम्य में होते हैं, तो जल से बर्फ बनती रहती है, बर्फ से क्या बनता रहता है? जल बनता रहता है। मतलब जल हिमांक होकर जमकर बर्फ बनाता रहता है और बर्फ का गलनांक होकर मतलब पिघलकर जल बनता रहता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को लोहे के साथ में प्रयोग करने पर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है? जैसे आप देखते हैं घर में चाकू होता है, आपके चाकू आप कितने महीनों से, कितने सालों से एक ही चाकू से सब्जी काट रहे हो, धो रहे हो उसको खूब, क्या उसमें कभी स्टेन लगी? स्टेन मतलब होता है जंग, जंग जो लोहे के गेट पे लग जाती है ना, भूरे कलर की, क्या लगी? क्या उस पे? नहीं लगी, क्योंकि स्टेनलेस स्टील, कहीं आजकल घड़ियां आती है, घड़ी है, घड़ी बहुत समय तक हम पहने रहते हैं, जैसे टाइटन, सोनाटा की, उस पर रस्ट नहीं लगती है। लोहे की आप देख सकते हैं स्टील की रेलिंग लगी रहती है। आजकल तो स्टील के गेट आने लग गए, खिड़की दरवाजे भी स्टील के लगवाने लग गए लोग,
स्टेनलेस स्टील है दोस्तों, उसमें जंग नहीं लगेगी और आपका गेट सालों साल वैसा का वैसा ही सुंदर बना रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या मिलाया जाता है उसके अंदर? स्टेनलेस स्टील के अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं 3 चीजें मिलाई जाती है दोस्तों। स्टेनलेस स्टील बनाने में स्टेनलेस स्टील बनाने में दोस्तों क्या क्या मिलाया जाता है? यहां पर लोहा प्लस निकल प्लस क्रोमियम, ये बातें आपको आनी चाहिए। लोहा मतलब Fe हो गया, निकल मतलब Na हो गया दोस्तों, और क्रोमियम मतलब Cr हो गया। ये चीजें इसके अंदर क्या करी जाती है? मिलाई जाती है। तो क्रोमियम होगा इसका सही उत्तर। आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? क्या पेरिस्कोप का उपयोग करते हैं क्या? पेरिस्कोप का उपयोग तो भैया किस में किया जाता है? यहां पर देखो पानी है, पानी पानी पानी, ये है पानी, ठीक है। और यहां पर आप देख लो, ये पानी के अंदर ये भैया पनडुब्बी है, ये रसिया की पनडुब्बी है, ठीक है। अब इस पनडुब्बी के अंदर एक छोटा सा प्यारा सा एक बंदा बैठा है, ठीक है। अब ये देखना चाहता है, ये तो पानी में डूबा हुआ बेचारा पनडुब्बी में, कैसे देखेगा बाहर? ये इसकी इच्छा हो रही है मैं बाहर देखूं, थोड़ा कुछ दिख जाए नजारा, तो आंखों को ठंडक मिल जाए इसकी। तो ये क्या करेगा? एक यंत्र है दोस्तों इसके पास में। क्या है? एक यंत्र है, देखो यहां पर एक यंत्र है। इस यंत्र के द्वारा, इस यंत्र को क्या बोलते हैं अपन? पेरिस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिस्कोप कहते हैं। क्या उपयोग है इसका? इसका उपयोग है अदृश्य रहकर भी, मतलब इसका क्या उपयोग है? अदृश्य रहकर भी किसी वस्तु को देखा जा सकता है। अब ये व्यक्ति है, ये किसी की नजर में नहीं आ रहा, ये अंदर छुपा हुआ है पनडुब्बी में पानी के अंदर, लेकिन फिर भी ये इस पेरिस्कोप का उपयोग करके बाहर देख सकता है। उपयोग किस में होता है? पनडुब्बी में होता है। किस में होता है? पनडुब्बी में उपयोग होता है। और भी उपयोग हो सकते हैं, एक सेकेंड, ठीक है दोस्तों। टेलीस्कोप के द्वारा आप दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं, जैसे शुक्र ग्रह को देखना है या चंद्रमा को देखना है। माइक्रोस्कोप के द्वारा आप, माइक्रोस्कोप जो माइक्रोस्कोपिक चीजों को दिखाता है, जैसे बैक्टीरिया है, पानी है, मैंने बोला जैसे पानी है, आपके घर में पानी अभी देखो जाके बाल्टी में या मटकी में जहां भी भरा हुआ है, आप निकालो, साफ दिख रहा है बिल्कुल, आहा कितना अच्छा पानी है। लेकिन दोस्तों एक बार उसे आप माइक्रोस्कोप में देखो, 100% उसमें थोड़े बहुत कुछ बैक्टीरिया वगैरह दिखाई देंगे। दरअसल वो बैक्टीरिया आपको विदाउट माइक्रोस्कोप दिखाई नहीं देंगे। माइक्रोस्कोप छोटे बैक्टीरिया, जीवाणु, वायरस को देखने के काम में आता है दोस्तों, ठीक है। तो आकाशीय पिंडों को देखने के लिए तो टेलीस्कोप काम में लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? मनुष्य के शरीर के किस अंग द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है? क्या आंत द्वारा? तो भैया पाचन किया जाता है, पाचन। हृदय द्वारा क्या किया जाता है? रक्त को पंप किया जाता है। रक्त को पूरे शरीर में क्या किया जाता है? पंप किया जाता है भैया। गुर्दे को क्या बोलते हैं? किडनी बोलते हैं, किडनी बोलते हैं। और ये किडनी का काम क्या है? किडनी का काम क्या है? रक्त को फिल्टर करके मूत्र का निर्माण करना, मूत्र निर्माण करना। मूत्र किस चीजों से बना हुआ होता है? इसमें होता है भैया यूरिया, थोड़े बहुत कुछ लवण होते हैं और जल होता है। ये मूत्र का क्या है? संगठन है, ठीक है दोस्तों। फेफड़े तो भैया श्वसन में सहायता करते हैं, श्वसन अंग। ये कैसे अंग है दोस्तों? ये है श्वसन अंग है। ये वाली बात आपको आनी चाहिए। तो गुर्दे मतलब किडनी। यहां पर अगला प्रश्न आप देखिए। तो आई होप दोस्तों जो आज हमने ये महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व करे हैं, या आपको समझ में आए होंगे। मैं आपके लिए और पूरा से पूरा दम लगा दूंगा दोस्तों, प्रयास करूंगा आपके लिए और अच्छे से अच्छा लेकर आऊंगा कंटेंट। सभी अपना ख्याल रखना। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्ण दोस्तों।